देखो बच्चों, मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा जो भी मैं आपसे बात अभी कम्युनिकेट कर रहा हूं। मैं आपको बता चुका हूं कि डिफेंस फोर्सेस में साइकोलॉजिकल टेस्ट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। चाहे आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप एयरफोर्स ग्रुप एक्स या वाई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि एयरफोर्स की जो ब्रांच है पर्सन्स बिलो ऑफिसर्स रैंक, यहां भी एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और 2 इंसर्ट कर दिया गया है। और अभी अगर आप रिजल्ट का स्टैटिस्टिक सुनेंगे तो मैंने कहा आपको 17,323 के करीब बच्चों ने रिटन टेस्ट यानी कि फेज 1 क्लियर किया है। वहीं फेज 2 के लिए ये ज्यादा से ज्यादा 3,500-4 हजार बच्चे सेलेक्ट करेंगे। यानी यहां भी आपकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी केवल 16 से 17% है, फाइनल सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी। तो आप समझ लीजिए कि ये जीडी लोग बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है। और अगर आप इसका सिलेबस देखेंगे नोटिफिकेशन में तो आप पाएंगे कि ये केवल और केवल इस बात को टेस्ट करने के लिए किया जाता है कि आप डिफेंस लाइफ को एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं, आप वहां रच पाएंगे या नहीं, आप डिफेंस में रहने की क्वालिटी आपके अंदर है या नहीं। क्योंकि वहां पर मैंने आपको बताया डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस पर आपकी पोस्टिंग रहेगी। जहां मानवों के रहने के लिए उचित सुविधाएं नहीं है, वहां भी आपको ड्यूटीज परफॉर्म करनी पड़ेंगी। चाहे बर्फ के तूफान चल रहे हो, चाहे बर्फ की सिल्लियां ऊपर से टपक रही हो, चाहे बर्फ के अंदर ब्लेड बनाकर आपको रहना है, लेकिन हर हालत में आपको अपनी ड्यूटी का निर्वहन करना है, कर्तव्यों का निर्वहन करना है। तो कहीं हो सकता है आपको मेडिकल रूप से दिक्कत आए, शारीरिक रूप से दिक्कत आए, फिजिकल आपका थोड़ा सा गड़बड़ा जाए, या फिर आपकी आंखों की रोशनी चली जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हर परिस्थिति में आपको डटे रहना है देश सेवा करने के लिए। आप सोच सकते हैं कि जहां माइनस का टेम्परेचर होता है, आंखों की ये जो पुतलियां है ना, इनका पानी जम जाता है, इतनी ठंड होती है, आपकी आंखों की पत्थर जैसी हो जाती है, क्योंकि आंखों के अंदर पानी है ना, इतनी ठंड से वो पानी भी सूख जाता है, जम जाता है। ऐसी ठंड में भी आपको अपनी ड्यूटीज का निर्वहन करना पड़ेगा। तो अगर मानसिक रूप से आप स्ट्रांग नहीं हैं, ध्यान रखना, केवल रिटन टेस्ट निकालने से यह बात सिद्ध नहीं हो जाती कि आप मानसिक रूप से सबल हैं, स्ट्रांग हैं। इसके लिए कुछ क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए, उनको टेस्ट करने के लिए ये जो टेस्ट हैं वो इंसर्ट किए गए हैं। तो साइकोलॉजिस्ट करता क्या है? साइकोलॉजिस्ट आपके दिमाग के अंदर, उसको हिंदी में बोलते हैं मनोवैज्ञानिक, जो मन की जान ले, ऐसा वैज्ञानिक, ऐसा बुद्धिजीवी ही मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिस्ट कहलाता है। अब मन की बात वो कैसे जानेगा? ही विल पुट सर्टेन क्वेश्चंस बिफोर यू, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखेगा, आप उसका कैसा रिस्पॉन्स करते हैं इसके हिसाब से वो आकलन करके बता देगा कि आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी है, कितनी नेगेटिविटी है, मानसिक रूप से आप कितने स्ट्रांग हैं, कितने मानसिक त्रास, मेंटल एगोनी को आप झेल सकते हैं, राइट? आपके सब्र की सीमा कितनी है, उन सब का आकलन वो आपके रिस्पॉन्सेस के हिसाब से, आपके उत्तरों के हिसाब से कर लेता है। अब बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन है, लाइक मुझे भी कई पेरेंट्स के कॉल आ रहे थे कि सर वो जीडी में रह जाते हैं। देखिए, जीडी में रहने का कोई तरीका नहीं है। जो सम्यक रूप से एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, जो कि प्योरली एक सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, एसआरटी बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें एक सिचुएशन रखी जाती है और 4 रिएक्शंस आपको दी जाती हैं, उनमें से अपना रिस्पॉन्स आपको छांटना पड़ता है। तो कुछ तो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट में जिसका बिल्कुल ही लो स्कोर है तो उसको यहीं से निकाल देते हैं, लेकिन जिनका स्कोर थोड़ा सा अच्छा होता है तो जीडी होता है ग्रुप बिहेवियर टेस्ट करने के लिए कि आपका ग्रुप बिहेवियर कैसा है, कहीं जो रिस्पॉन्स आपने लिखे हैं उन पर आप कितना खरा उतरते हैं। बिकॉज डिफेंस में यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। मैंने आपको बार बार कहा है कि डिफेंस में आपको एक ग्रुप में रहना पड़ेगा। इंडिविजुअल ग्लोरी के लिए, हीरो बनने के लिए डिफेंस में कोई भी जगह नहीं है। आपको आपकी यूनिट के साथ रहना पड़ेगा, बटालियन के साथ रहना पड़ेगा, अपने साथियों के साथ रहना पड़ेगा, आपके मरते दम तक वो साथी आपके साथ होंगे, राइट? तो जीडी केवल किस लिए होता है कि आपका ग्रुप बिहेवियर कैसा है, क्योंकि ग्रुप बिहेवियर अगर बिल्कुल ही भिन्न होगा
एडजस्टेबल नेचर नहीं होगा तो मैं कह सकता हूं कि जीडी में आपको परेशानी आएगी और एयरफोर्स की लाइफ में एडजस्ट होने में, एडप्ट होने में बहुत बड़ी परेशानी आएगी। बेटर यही है कि आप डिफेंस का कैरियर न चुनें, क्योंकि मानसिक हालत अगर सुदृढ़ नहीं है तो डिफेंस में होने वाली चीजें, होने वाली टेंशन्स, होने वाले टास्क्स आप नहीं कर सकते। इन टास्कों को करने के लिए मानसिक रूप से मजबूती बहुत जरूरी है। इसीलिए 100 में से 2 बच्चे एनडीए में सेलेक्ट होते हैं। तो रिटन केवल क्वालिफाइंग है। रिटन के पीछे जो हाय तौबा मचा रहे हैं, ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहां आप देखिए कि आप किस प्रकार का रिस्पॉन्स करते हैं, उन रिस्पॉन्सों को इंटरप्रेट कीजिए, पोस्टमार्टम करिए उन रिस्पॉन्सेस का कि इन रिस्पॉन्सेस से क्या क्वालिटीज आपके अंदर की रिफ्लेक्ट होती है। राइट, मैं 1 to 1 आपके साथ डिस्कस करूंगा इन चीजों को। तो पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि डिफेंस में जाने के लिए मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। एनडीए में भी मेन साइकोलॉजिकल टास्क ही है। मनसा, जो तुम्हारे मन के अंदर चल रहा है वही तुम बोल रहे हैं, यानी जीटीयू टास्क तो आप परफॉर्म कर ही देंगे। जीटीयू टास्क में कोई परेशानी नहीं होगी आपको। वहां केवल आपका कोऑर्डिनेशन ग्रुप मेंबर्स के साथ, ग्रुप बिहेवियर देखा जाता है कि आप कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं। अगर वहां आप किसी को अपोज करते हैं तो अपोज करने की अभी से आपके अंदर प्रवृत्ति है, तो मैं डिफेंस में तो आपको ऑर्डर फॉलो करने पड़ते हैं। वहां अपोजिशन के लिए कोई स्थान है ही नहीं। वहां आप किसका अपोज करेंगे? वहां तो सब एक है, एक यूनिट लड़ती है, एक पूरी टीम लड़ती है, ऑर्गेनाइज करती है लड़ाई को, प्लानिंग करती है, तब जाके लड़ाई जीती जाती है। लड़ाई जीतने के लिए बल ही केवल पर्याप्त नहीं है। सत्य ही जय के लिए केवल नहीं बल चाहिए, कुछ बुद्धि का भी घात, कुछ छल छद्म कौशल चाहिए। आपको कोई युद्ध जीतने के लिए केवल बल की आवश्यकता नहीं होती, बुद्धि विवेक की आवश्यकता होती है। मैं मेजर गोगोई का नाम लेता हूं, आपने चर्चा में सुना होगा काफी। एक व्यक्ति जो अपने 4-5 सोल्जर्स को बचाने के लिए गया हुआ और हजारों पत्थरबाजों की हथियारबंद भीड़ खड़ी हुई, लेकिन वो अपने बंदों को निकाल लाता है। पावर किसके पास थी? भीड़ के। हथियार किसके पास थे? भीड़ के। पत्थर किसके पास थे? भीड़ के। और भीड़ की कोई संस्कृति नहीं होती, भीड़ का कोई नाम नहीं होता, भीड़ की कोई सभ्यता नहीं होती। अगर वो मार भी दे उनको तो मॉब ने मारा, भीड़ ने मारा, किसी एक व्यक्ति ने नहीं मारा। तो उस भीड़ में भी मेजर गोगोई ने उनका कमांडर पकड़ के जिप्सी से बांध दिया और अपने जवानों को बचा वहां से ले आया। यानी बुद्धि से काम लिया, विवेक से काम लिया। नहीं तो हजारों पत्थरबाज थे, वो कैसे उसकी जिप्सी निकल जाने देते। लेकिन उनको पता है कि अगर एक पत्थर मारा तो सबसे पहले हमारा कमांडर मारा जाएगा। तो बुद्धि विवेक से लड़ाई जीती जाती है, प्लानिंग से जीती जाती है, स्ट्रेटेजी से जीती जाती है। कोई एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। उसके बाद मैं मानता हूं साहस से, करेज से जीती जाती है, इफेक्टिव प्लानिंग से जीती जाती है, इफेक्टिव इंटेलिजेंस से जीती जाती है। तो लड़ाई में कभी कभी तकनीकी और युद्ध के हथियार भी मायने नहीं रखते, लड़ाई में योद्धा का मनोबल कितना बड़ा हुआ है ये मायने रखता है। पहले लोग थे जो सेना का मनोबल बढ़ाने जाते थे, फौज पे जाके गाते थे वीर रस के कविताएं और गाते थे वीर रस के गाने, जिससे कि फौज का उत्साह जगे। और ध्यान रखना, उत्साह ही विजय दिलाता है। तो अगर आपको फौज में जाना है तो पहली चीज मानसिक रूप से आप बहुत स्ट्रांग हो। ये जितने भी टेस्ट हैं वो यही टेस्ट करते हैं कि आप मानसिक रूप से सबल हैं या नहीं। और अगर आप मानसिक रूप से सबल नहीं हैं तो टू बी वेरी फ्रैंक मैं आपसे बोलता हूं, डिफेंस इज नॉट द राइट प्लेस फॉर यू। यहां पर पूरे जीवन भर आप परेशान रहेंगे, कुड़ते रहेंगे, चिढ़ते रहेंगे, लेकिन सारी चीजें आपको फिर भी परफॉर्म करनी पड़ेंगी। यू हैव टू बी इन डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन में भी रहना पड़ेगा, जबरदस्ती डिसिप्लिन में आपको रहना पड़ेगा। तो ये चीजें सोच विचार कर ही लक्ष्य का निर्धारण करना। साइकोलॉजिकल टेस्ट में एसआरटी जो है, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 है। मैं इसमें आपके रिस्पॉन्सेस को कुछ इंटरप्रेट करता हूं। पहला सिचुएशन, ध्यान रखना हम जीवन में हमेशा परिस्थितियों से ही घिरे रहते हैं और उन परिस्थितियों में हम कैसा रिस्पॉन्स करते हैं, कैसा परफॉर्म करते हैं, यही हमारी सफलता और असफलता को निर्धारित करता है। आप रिएक्ट कैसे करते हैं चीजों पर। पहला मेरा सिचुएशन थी
हिज कैप्टन वॉज इंजर्ड बिफोर अ क्रूशियल मैच, और इसमें हिज और कुछ नहीं है, हिज नहीं है, इसमें योर है, क्योंकि आप जो रिस्पॉन्स लिखेंगे वो आपका उत्तर होगा। यहां पे हिज नहीं है, वह नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, ये आप है। हिज क्यों लगाया गया है? जिससे कि आप सही सही बात निकाल दें, क्योंकि खुद आदमी नहीं शामिल होना चाहता, आदमी तर्क देना चाहता है। ही वॉज आस्क्ड टू लीड द टीम। ही, आपका कैप्टन एक बहुत महत्वपूर्ण मैच से पहले घायल हो चुका है, आपको कहा गया है कि आपको टीम लीड करनी है, आप क्या करेंगे? इधर उधर का दिमाग नहीं लगाना है, जो आपने रिस्पॉन्सेस दिए सब गलत थे, कि उससे पूछूंगा, बेस्ट प्लेयर ढूंढूंगा, वो लीड करे। अरे आपको मौका मिला है, आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है क्या? और अगर आप लीड नहीं करते, दोस्तों से पूछ के कौन सबसे अच्छा खेलता है उसको अगर लीड करने के लिए कहते हैं, तो एक चीज इंगित हो जाती है कि ये नेतागिरी के गुण नहीं चाहिए, वहां रेफरेंडम नहीं चाहिए, वहां चाहिए कि आपके अंदर, इसका मतलब लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है, तभी तो आप दूसरे से पूछ रहे हो। तो पहला रिस्पॉन्स होगा कि यस आई विल लीड द टीम, और मैं लीड ही नहीं करूंगा, उनको मोटिवेट करूंगा और अच्छे से मैच खिलाऊंगा और मैच को जीत कर भी दिखाऊंगा। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है आपकी लीडरशिप की क्वालिटी, कि आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो लीडरशिप की क्वालिटी अपने आप में एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, राइट? तो पहली चीज तो रिस्पॉन्स ध्यान रखना, जो भी आपने दिए रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? यू विल लीड द टीम। यह सिद्ध करेगा कि आप में लीडरशिप की क्वालिटी है या नहीं। तो यू विल लीड द टीम, आप उनको मोटिवेट करेंगे, और मोटिवेशन, अपनी टीम मेंबर्स को मोटिवेट करना, यह क्या दर्शाता है? कि आपके अंदर टीम स्पिरिट भी है, आपके अंदर टीम के सभी सदस्यों को साथ लेके चलने की क्षमता भी है, उनको मोटिवेट करने की क्षमता भी है, और ये कॉन्फिडेंस भी है आपके अंदर कि वन द मैच, हमने मैच खेला और हम जीते, राइट? या फिर टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लीजिए, क्योंकि ये क्या दर्शाता है? इनिशिएटिव। इनिशिएटिव एक लीडरशिप का गुण है। कोई किसी काम की कोई बंदा तो शुरुआत करता है ना। पहले आपके डिफेंस के 50% पे कॉल लेटर नहीं आते थे एयरफोर्स के, हमने स्टार्ट की ना, की तो एयरफोर्स जवाब भी नहीं दे पाया पीआईएल का, ना आरटीआई के जवाब दे पाया ढंग से, और उसे अपनी प्रोसेस हटानी पड़ी। किसी ने तो इनिशिएटिव लिया, कोई तो इनिशिएटिव लेगा, और जो इनिशिएटिव लेगा वो लीडर होगा। इनिशिएटिव लेना लीडरशिप का गुण है। तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तो पहली चीज तो यू हैव सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप घर में रह रहे हैं तो घर के जिम्मेदार व्यक्ति बने, ये बहुत जरूरी है। तो जिम्मेदारी की भावना, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लीडर का गुण है। आपके परिवार में भी आपके परिवार का जो मुखिया होगा उसके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अपने कर्तव्यों के प्रति बोध होगा कि अगर मेरे बच्चे हैं तो उनको एजुकेशन दिलानी है, मुझे कमाना है, इतने बजे ड्यूटी पर जाना है, वाइफ को भी मेंटेन करना है, बच्चों को भी मेंटेन करना है, खुद को भी मेंटेन करना है, घर को भी मेंटेन करना है। यानी कि लीडरशिप की क्वालिटी है या नहीं? तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य का बोध बहुत जरूरी है डिफेंस फोर्सेस में, क्योंकि केवल आप सोल्जर नहीं होते हो, आपके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है ना, वो अगर किसी दुश्मन के हाथ लग जाए तो देश का बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है, विनाश हो सकता है। इतनी इंफॉर्मेशन होती है, आपको सब पता है हमारे गोला बारूद कहां रहते हैं, आपको सब पता होता है कि हमारे टॉप मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट्स किस एयरबेस पर रखे हुए हैं, और अगर ये इंफॉर्मेशन हम दुश्मन देश को दे दें तो अगले दिन उसकी मिसाइल वहीं तन जाएंगी। तो कर्तव्य का बोध, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज वन ऑफ द मोस्ट क्वालिटीज, इट इज वन ऑफ द मोस्ट क्वालिटीज शोन इन अ कैंडिडेट। अब आप देखिए, मेड देम अवेयर ऑफ द वीक पॉइंट्स, हम क्या करेंगे? उनको वीक पॉइंट्स के बारे में बताएंगे, अपोनेंट्स के क्या हैं, और हम उस मैच को जीत लेंगे। तो पहला आपको समझ में आ गया, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडरशिप का गुण परिलक्षित होता है, लेकिन आपने जो रिस्पॉन्सेस दिए वो सब गलत थे, राइट? दूसरी सिचुएशन आपके सामने, बरसात शुरू हो गई है, आपका क्या कर रहे हैं?
घर जा रहे हैं और सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली, आप क्या करेंगे? बरसात के बंद थमने का इंतजार करेंगे और घर को इन्फॉर्म कर देंगे कि जैसे ही बारिश खत्म होगी मैं घर पहुंच जाऊंगा। तो इसका मतलब आपके अंदर क्या है? एडेप्टेबिलिटी की प्रोसेस है। इस टेस्ट का नाम एडेप्टेबिलिटी तो है, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 and 2। तो एडेप्टेबिलिटी का मतलब एडेप्ट करना डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस को। डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में भी आप एडेप्ट कर सकते हैं, घुल मिल रच पच सकते हैं। तो एडेप्टेबिलिटी का गुण, बारिश आ गई है तो कोई दिक्कत नहीं, हम रुकेंगे और फिर चलेंगे, राइट। और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया है फोन करके कि भाई मैं जैसे ही बारिश बंद हो जाएगी मैं आऊंगा। या फिर इसमें एक और गुण आप दर्शा सकते हैं, सोशल इंटेलिजेंस। आपने किसी से लिफ्ट ली, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लिया और अपने घर पहुंच गए। ये भी हो सकता है। ये क्या है? ये इफेक्टिव सोशल इंटेलिजेंस है। सामाजिक रूप से जो इंटेलिजेंस होता है उसको बोलते हैं सोशल इंटेलिजेंस। आई होप आई एम क्लियर। अगला है, आपके ब्रदर को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए लेकिन 1% जो है वो कम रह गया, तो आप क्या करेंगे? हम मोटिवेट करेंगे उसको कि अच्छे से ढंग से परफॉर्म करो अगली बार के लिए, कुछ अच्छी बुक्स उसके लिए लाएंगे और एडवाइस करेंगे कि अपनी साइड बाय साइड ग्रेजुएशन भी स्टार्ट कर दो जिससे आपका साल न बिगड़े। तो ये क्या दर्शाता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसमें ध्यान रखना, अगली बार मैं पक्का कर लूंगा, तो ये आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस दर्शाता है। तो जिस बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है वो इस लाइफ में सफल नहीं हो सकता। कॉन्फिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉलेज, लेकिन कहते हैं ना नॉलेज इज पावर, तो कॉन्फिडेंस भी बहुत जरूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। एडवाइस हिम टू ज्वाइन अनदर, और आप ये भी एडवाइस कर सकते हैं कि दूसरा मेडिकल प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन कर लो और एडमिशन ले लो। ये आपने क्या निकाली? ये टैक्ट निकालनी। एमबीबीएस ही तो करनी है आपको, तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो। तो टैक्टफुलनेस आपके अंदर है या नहीं? तरकीब निकालने की प्रवृत्ति है या नहीं? तो टैक्टफुलनेस भी ऑफिसर लाइक क्वालिटी है, राइट। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी क्या है? क्वालिटी है। अगला देखिए, आपको दूसरे शहर जाना है कैश के साथ। अब ऐसा नहीं चेक चला देंगे, जो दिया गया है क्वेश्चन वही है। कैश के साथ जाना है, वे डेंजरस है, डेकॉइट वगैरह डकैत वगैरह रास्ते में मिल सकते हैं, आप क्या करेंगे? लेफ्ट फॉर सिटी विद लोकल वेपन, टॉर्च एंड मोबाइल एंड रीच द सिटी। आप लोकल वेपन लेके गए, टॉर्च ली, मोबाइल लिया और आप चले गए। ये आपके स्टेमिना को दर्शाता है। एक फौजी के अंदर स्टेमिना भी होना चाहिए। अगर स्टेमिना नहीं है तो आप किसी ऊर्जा नहीं है, स्टेमिना का मतलब अगर ऊर्जा ही नहीं है किसी काम को करने की तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो स्टेमिना इज नेसेसरी। अगला, बोर्डेड पब्लिक व्हीकल एंड रीच द सिटी। पब्लिक व्हीकल से गए, चोरों का डर कम रहेगा, सिटी पहुंच गए, ये आपने साहस किया। तो साहस और स्टेमिना ये दोनों भी क्या है? ये आपकी क्वालिटीज हैं जो आपके रिस्पॉन्स से परिलक्षित होती है। आई होप आई एम क्लियर। कोई डाउट इसमें कैसा भी? तो ध्यान रखना, एक सिचुएशन के बहुत सारे रिएक्शन हो सकते हैं, लेकिन हमें केवल उन रिएक्शंस की तलाश करनी है जिन रिएक्शंस के माध्यम से हम अपनी क्वालिटी साइकोलॉजिस्ट को बता सकें कि ये क्वालिटी हमारे अंदर है, राइट। अगला देखिए, he was traveling by train and suddenly a person snatches purse from a lady and jump out of the train। आप ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं, आपने देखा कि कोई स्नैचर या फिर कोई चोर पर्स छुड़ा के किसी लेडीज से भाग गया, आप क्या करेंगे? पहली चीज तो आप चेन खींचेंगे, उसका पीछा करेंगे, पकड़ेंगे और उसको आरपीएफ के हवाले कर देंगे, राइट। रिटर्न टू द पर्स टू द लेडी एंड कंटिन्यू द जर्नी। पर्स लौटा देंगे और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। ये है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब आपने कम से कम इनिशिएटिव तो लिया, आप मूक दर्शक नहीं बने रहे। तो इनिशिएटिव भी जो प्रॉपर्टी है, इनिशिएटिव भी जो गुण है, वो भी ऑफिसर लाइक क्वालिटी में आता है। आई होप आई एम क्लियर। आप शाउट करेंगे हेल्प के लिए प्लेटफॉर्म पैसेंजर से, थीफ को पकड़ेंगे और आरपीएफ को हैंड ओवर कर देंगे।
तो यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड स्टेमिना। देखिए यूज ऑफ रिसोर्सेज क्या, हम रिसोर्सेज का कितना यूज कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि हम खुद ही सन्नी देओल बन जाए, हीरो बन जाए। रिसोर्सेज का मतलब आप अगर हल्ला मचाते हैं तो प्लेटफॉर्म पे हल्ला मच जाता है तो भीड़ भी सक्रिय हो जाती है। तो भीड़ क्या है, रिसोर्स है, इसका आप रिसोर्सेज की तरह यूज कर सकते हैं। और चोर क्या करेगा, जब सारी भीड़ देखेगा अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, हल्ला ही मच जाएगा ना, तो वो पर्स छोड़ के भाग जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो यहां पर क्या है, रिसोर्सेज का, जो भी रिसोर्सेज हैं उनका आपको यूटिलाइजेशन आना चाहिए। एसएसबी में एक स्पेशल जो जीटीओ टास्क होता है जिसमें देखा जाता है कि आप रिसोर्सेज को, इतने आपके पास सोल्जर्स हैं, एक ट्रेन आ रही है, पास में ही मंदिर है, गांव के एक आदमी को चीता उठा के ले गया है, वो बेहोश है, इधर से आतंकवादी आ रहे हैं, उधर से ट्रेन आ रही है, आप क्या करेंगे। तो 4-5 ऐसी चीजें दी जाती हैं जहां पर आपको लिमिटेड रिसोर्सेज का इफेक्टिवली यूटिलाइज करना पड़ता है, राइट। तो ये भी क्वालिटी है कि आप रिसोर्सेज का कैसे सही से इस्तेमाल करते हैं। अगला, आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हैं, लेकिन तभी आपको न्यूज मिलती है कि आपके फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया और वो आईसीयू में है। तो आप, आईसीयू में तो डॉक्टर का काम है ना, इंटेंसिव केयर यूनिट में तो आप उससे मिल भी नहीं सकते इफेक्टिवली। तो आईसीयू का मतलब एक प्रॉपरली बहुत अच्छी मेडिकल देखभाल में है, उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, राइट। तो आप क्या करेंगे, आपका रिस्पॉन्स, आप सबसे पहले कंप्लीट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को, आईसीयू पहुंचेंगे और उसकी फैमिली को हेल्प करेंगे जिससे कि उसकी हेल्थ रीगेन हो जाए या मेंटेन हो जाए। ये है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, यानी ऑर्गेनाइज करने की एबिलिटी। क्योंकि जब आपको पहले ही पता चल गया कि उसका एक्सीडेंट हुआ है और वो आईसीयू में है, तो आपको अपना कर्तव्य छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, राइट। क्योंकि आईसीयू से अच्छी देखभाल उसकी कहीं हो ही नहीं सकती। क्या किसी की आईसीयू से अच्छी देखभाल हो सकती है? नहीं। तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करिए और फिर आईसीयू आप चले जाइए, और आईसीयू में आप तो कुछ करेंगे नहीं, आप फैमिली को सांत्वना दीजिए और तरकीबें बताइए, हेल्प कीजिए जिससे कि उसकी हेल्थ जो है वो मेंटेन हो जाए। या फिर आप क्या करेंगे, अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया, कॉन्टैक्ट को थोड़ा रोका, रश टू आईसीयू, आईसीयू में गए, कॉल्ड अदर फ्रेंड्स, कंसोलिडेटेड फैमिली, साइन द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर हिज फ्रेंड टाइम। तो देखिए ये सेंस ऑफ ड्यूटी नहीं है। तो मैं दूसरे के लिए नहीं कहूंगा आपसे कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को त्यागो। अगर वो आईसीयू में है तो पहले से ही प्रॉपरली मेडिकल केयर में है, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करिए और तब आप उसके पास जाइए। क्लियर है भाई? अगला, आप किसी रॉन्ग ट्रेन में चढ़ गए और पता चला कि, पता कब चला है, जब टीटी ने आपसे पैसे मांगे। तो आप क्या करेंगे, आप अपना टिकट दिखाएंगे और अपने आप को प्रूफ करेंगे और फिर अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे और चले जाएंगे। और ठीक है भाई, अपने जहां भी जाना है ट्रेन में चले जाएंगे। तो देखिए, सोल्ड हिज टिकट, यानी कि ये इसने क्या किया, इफेक्टिव हैंडलिंग में क्या है, आपके पास प्रूफ है कि देखो भाई मेरे पास टिकट है। दूसरा, आपने प्लानिंग, अप आपने क्या की, प्लानिंग ये थी कि अगले स्टेशन पर उतर गए, टोक टिकट लिया, बोर्डेड द ट्रेन फॉर रीचिंग दिस प्लेस, और फिर ट्रेन में चढ़ गए, राइट। ये क्या है, प्लानिंग और इफेक्टिव हैंडलिंग। या फिर आप क्षमा मांगेंगे उससे मिस्टेक के लिए, गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन ऑन द और द नेक्स्ट स्टेशन, बोर्डेड इन द बस स्टेशन और रीच द स्टेशन। देखिए, ये इंप्रूव करना और प्लानिंग का पार्ट है, लेकिन इफेक्टिव पार्ट तुम्हें कौन सा नजर आ रहा है, एक, क्योंकि आपके पास प्रूफ है। तो आप कह रहे हैं वो गलती से मैं चढ़ गया, तो आप उसको प्रूफ दिखाएंगे, टिकट दिखाएंगे, और अपने आप, यही अपने आप में प्रूफ होता है कि आप गलत ट्रेन में चढ़ गए। आई होप आई एम क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ही सॉ हिज गर्लफ्रेंड वॉकिंग विद अनदर पर्सन ऑन हिज वे। आपकी गर्लफ्रेंड किसी दूसरे के साथ जा रही है, क्या करेंगे आप भी उसको ज्वाइन कर लेंगे और भाई क्या हाल चाल है, उन दोनों के साथ टाइम बिताएंगे। तो ये तो है ब्रॉड माइंडेड, यानी कि आप ब्रॉड माइंडेड हैं, आप खुले दिमाग विचारों वाले हैं। दूसरा,
आप कुछ भी डोंट माइंड एंड कंटिन्यूज हिज वर्क। आप कोई इस चीज को ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे और अपने कार्य पर अग्रसर रहेंगे, करते रहेंगे। तो ये आपको क्या दर्शाता है? फेथ। आई होप आई एम क्लियर। तो ब्रॉड माइंडेडनेस इसमें ज्यादा बढ़िया है बजाय फेथ के, कि आप खुले विचारों वाले हैं, क्योंकि गर्लफ्रेंड आपकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। इट इज नॉट योर प्राइवेट प्रॉपर्टी। वो भी उतनी ही स्वतंत्र है जितनी आप। तो आप उसके विचारों पर, आप उसकी सोच पर, आप उसके कृत्यों पर फुल स्टॉप लगाने वाले कोई नहीं होते, क्योंकि संविधान सबको आजादी की अनुमति देता है, सबको फ्री रखता है। तो गर्लफ्रेंड इज नॉट योर पर्सनल प्रॉपर्टी। ये आपकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पर आप खुले विचारों वाले होंगे, उनको ज्वाइन करेंगे, उनके साथ टाइम बिताएंगे, तो ये दर्शाएगा कि आप ब्रॉड माइंडेड हैं। और ब्रॉड माइंडेड का मतलब आप लीगल माइंड भी रखते हैं। आई होप आई एम क्लियर। अब यहां देखें, आप ड्राइव कर रहे हैं बिना हेलमेट के, पकड़े गए हैं, क्या करेंगे? फाइन पे करेंगे और दोबारा से ऐसी मिस्टेक नहीं करेंगे। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये क्या दर्शाता है? कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपने फाइन पे किया और दोबारा से ऐसी गलती न करने की प्रण लिया। या फिर क्षमा मांगेंगे, पुलिस वाले को कन्विंस करेंगे और इस चीज को दोबारा नहीं दोहराएंगे। तो ये लाइवलीनेस है। लाइवलीनेस का मतलब कि हाँ, आपके अंदर कन्विंसिंग की जो पावर है वो बड़ी अच्छी है। लेकिन बेस्ट यही रहेगा, यू विल पेड द फाइन, क्योंकि यू हैव टू बी अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस। आपको लीगली जो प्रतिस्थापित चीजें हैं ये दर्शाना है अपने रिस्पॉन्सेस से कि मैं कानून का बड़ा सम्मान करता हूं, और जो कानून का सम्मान करता है वही व्यक्ति सभ्य है। कहते हैं अंग्रेजों ने हमें सभ्यता देने का काम किया। उन्होंने ही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह की स्थापना की। ऐसा हम बोलते हैं ना कि उन्होंने सभ्यता देने का काम किया, हालांकि हम पहले से ही सभ्य थे। तो सभ्यता देने का मतलब उन्होंने नियम बनाए, कानून बनाए और उन कानूनों के अनुसार देश को चलाया। और जो व्यक्ति विधि में स्थापित संविधान में भरोसा रखता है, अपने कानून में भरोसा रखता है, वही सभ्य कहलाता है। असभ्य कौन होता है? अपराधी। अपराधी कौन होता है? जो कि कानून प्रतिस्थापित है उनके खिलाफ काम करता है। तो हमेशा आपको अपने रिस्पॉन्सेस से ये झलकाना है कि आप लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, आप कानून पसंद आदमी हैं। He was in charge of wireless board in sailing ship, जिसका कम्युनिकेशन यानी किसी शिप का कम्युनिकेशन तट से, कोस्ट से खो गया है। तो आप क्या करेंगे? सबसे बेस्ट वे है कि आपका कम्युनिकेशन मोबाइल का भी कभी कभी टावर चले जाते हैं, तो आप क्या करते हैं? रीस्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला तरीका सब चीज का यही है कि उसको रीस्टार्ट कर दो। रीस्टार्टेड द सिस्टम एंड रेस्टोर्ड कम्युनिकेशन, ये है स्पीड ऑफ डिसीजन। या रिटर्न द सिस्टम, क्लोजली एनालाइज्ड एंड फाउंड द सिग्नल बैक। आपने से उसको थोड़ा सा एनालाइज किया, कहां दिक्कत है, तो ये तो नॉलेज को दर्शाता है। लेकिन स्पीड ऑफ डिसीजन क्या है? कि जब कोई चीज खराब है, मोबाइल जैसे कम्युनिकेशन चले जाए, सबसे बेस्ट तरीका क्या है? आधी चीज रीस्टार्ट होने से सही हो जाती है। हैंग हो रहा है, कुछ हो रहा है, आपने रीस्टार्ट किया तो बहुत सारे टावर वावर अपने आप संतुलित हो जाएंगे। राइट? आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। टेलीफोन ऑपरेटर पे भी जब आप कस्टमर केयर पे कॉल मिलाते हैं तो वो यही कहता है एक बार रीस्टार्ट करना, सिम दोबारा लगाओ एक बार। रीस्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसी तकनीकी ज्ञान जिसको कि वो भी नहीं जानते हो, क्योंकि मोबाइल आपके पास है, ऑपरेटर्स भी नहीं जानते, तो वो क्या कहेंगे? आप एक बार सिम लगा के उसको रीस्टार्ट कर लेना, कहीं किसी और की सेटिंग सेव ना हो। राइट? और फिर वो सिम जो है वो ऑटोमेटिक चीजों को स्थापित कर लेती है, टावर कनेक्ट कर लेती है जो भी उसके पास में होता है। जितनी भी सिग्नल उसकी इंटेंसिटी होती है वो अलग चीज है। आई होप आई एम क्लियर। नेक्स्ट इज he went for picnic with his friends and on the way he had hot arguments with them. अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पे गया और बीच में उसके हॉट आर्ग्यूमेंट उनके साथ हो गए। क्या करेंगे वो? पहली चीज तो चेंज द टॉपिक एंड एंजॉय पिकनिक। ये तो सोशल इंटेलिजेंस है, सामाजिक समझ, सामाजिक जो इंटेलिजेंसी है, सोशल इंटेलिजेंसी है, वो यही कहती है कि टॉपिक को चेंज कर दो, बिकॉज जिस उद्देश्य के लिए आप एंजॉय करने के लिए गए पिकनिक पर, उस एंजॉय की पूरी रेड मर जाएगी अगर आप आपस में लड़ते रहेंगे, किसी टॉपिक पर आपके आर्गुमेंट होते रहेंगे।
तो बेटर तो ये है कि वो बाद में आर्गुमेंट देख लिया जाए, पहले पिकनिक को एंजॉय करें, ये आपका मेन मोटो है। यहां पर मेन क्रक्स क्या है, पिकनिक किस लिए जाते हैं, एंजॉय करने के लिए, आनंद लेने के लिए, मनोरंजन करने के लिए। तो अगर पिकनिक पे आप गए फ्रेंड के साथ, तो पहली चीज तो ऐसा टॉपिक जो विवादास्पद है उसको चेंज कर दो और पिकनिक का आनंद लो। दूसरा, शॉर्टेड आउट द मैटर, आप कामली शांतिपूर्वक मैटर को सुलटाइए, मूड रिफ्रेश कीजिए और एंजॉय पिकनिक। अब आपने देखा दोनों रिस्पॉन्सेज में मैंने क्या कहा है, एंजॉय पिकनिक। यही सामाजिक इंटेलिजेंसी, सामाजिक सूझबूझ कहती है कि पिकनिक का पूरा ही एंजॉयमेंट खत्म हो जाएगा अगर आप आपस में आर्गुमेंट करते रहेंगे। तो एंजॉय द पिकनिक, और एंजॉय पिकनिक कब हो सकता है, या तो टॉपिक चेंज हो जाए या फिर वो मैटर जो है वो शांतिपूर्वक शॉर्ट आउट हो जाए। तो ये लाइवलीनेस दिखाता है और आपकी सोशल इंटेलिजेंसी। आई होप आई एम क्लियर। एक आदमी जो चोरी की चीजें बेचता है, आपने भी औरों की तरह एक रिस्ट वॉच परचेज की और वो रिस्ट वॉच चल नहीं रही, अब आप क्या करेंगे, उसके पास जाएंगे, कहेंगे कि भाई इसको रिप्लेस कर दो, दूसरी दे दो मेरे को। तो ये तो स्पीड ऑफ डिसीजन है, आप तुरंत गए, देरी नहीं की। या फिर रिटर्न द वॉच एंड कलेक्ट द मनी, ये लॉजिकल रीजनिंग है, आप वॉच वापस कर देंगे, अपना पैसा ले लेंगे। तो ये लॉजिकली भी सही है कि भाई मैं अपना प्रोडक्ट वापस कर रहा हूं, आप मुझे मेरा पैसा वापस दो। और स्पीड ऑफ डिसीजन, आप उस आदमी के पास गए और आपने वॉच को क्या है, रिप्लेस करा लिया, ये स्पीड ऑफ डिसीजन बताता है। अगला देखिए, आपको पैसे की आवश्यकता है तो आप क्या करेंगे, आप अपने पिताजी से मांगेंगे या फिर अपने फ्रेंड या रिलेटिव से। तो ये है सोशल एडेप्टेबिलिटी, सामाजिक रूप से आप एडेप्ट कर सकते हैं या नहीं, सामंजस्य बिठा सकते हैं नहीं। अब अगर आप अपने फ्रेंड से मांग रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप सामाजिक आदमी हैं, आप सोशल, आप में गुण है। और अगर कोई आपको पैसे दे रहा है तो आप सोशली एडेप्टेड हैं, ये सोशल एडेप्टेबिलिटी का गुण आपके अंदर है कि समाज से आपको पैसा मिल जा रहा है, राइट। नेक्स्ट इज ही इज गेटिंग लेट इन रीचिंग मीटिंग। ही क्या करेगा, वो एक हो सकता है कि प्राइवेट व्हीकल ले और वेन्यू पर समय पर पहुंच जाए, ये तो रिसोर्सफुलनेस है। दूसरा, बाइक ली, शॉर्टकट लिया और समय पर पहुंच गया, ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है। हो सकता है कोई व्हीकल मिले ना मिले, ज्यादा लेट हो रहा है तो खुद की बाइक उसने स्टार्ट की, शॉर्टकट लिया और पहुंच गया। तो इसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, व्यवहारिक तार्किकता, व्यवहारिक निगमन, यानी कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, ही फाइंड हिज हॉस्टल रूममेट नॉट वेरी फ्रेंडली विद हिम। आप क्या करेंगे, मैंने बताया फौज में भी ऐसा हो सकता है, यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप, आपको साथियों के साथ ही रहना है। और आप ये भी महसूस कर सकते हैं कि आपका रूममेट आपके संग मित्रता पूर्वक नहीं है, फ्रेंडली नहीं है, आप क्या करेंगे, आप क्वालिटी टाइम उनके साथ बिताएंगे और उनको फ्रेंड बनाएंगे। ये तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कहता है। जिसके साथ आपको रहना है, तो व्यवहारिकता क्या कहती है, जिसके साथ रहना आपका निश्चित है उसके साथ आप तारतम्य बनाएं, उसको फ्रेंड बनाने की कोशिश करें। ये आप सबका सही था, ये है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। और टॉक टू देम, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर कर लो और फ्रेंड्स बन जाओ, ये है एडेप्टेबिलिटी, यानी कि एडेप्ट करने का गुण आपके अंदर होना चाहिए, राइट। तो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको बिल्कुल रिमूव कर लो, उनसे बात करो और फ्रेंड बन जाओ, इसको कहते हैं एडेप्ट करना। डिफेंस फोर्सेस में जब आप रहते हैं तो ध्यान रखना, कोई आपको बिहारी लगेगा, कोई बंगाली लगेगा, कोई मराठी लगेगा, ठीक है, किसी की तुम्हें ऐसी आंख होंगी वो पसंद नहीं होंगी, नेपाली भी मिल सकते हैं आपको, असम से भी मिल सकते हैं, गुवाहाटी से भी मिल सकते हैं। तो भारत इतना बड़ा देश है, 565 रियासतों में बता हुआ देश, एक देश कर दिया हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो यहाँ विविधताओं में एकता है। किसी की भाषा आपको समझ में नहीं आएगी, कोई पगड़ी धारण करेगा, दाढ़ी बढ़ाएगा, कोई बिल्कुल मूंछ नहीं दाढ़ी रखेगा। तो यहाँ पर सब धर्म के लोग रहते हैं। बहुभाषी होंगे तुम्हें भाषा ही नहीं समझ में आएगी। 90% लोगों को तुम्हें ऐसे मिलेंगे जिनकी भाषा ही तुम्हें नहीं पल्ले पड़ेगी। कोई तमिल का मिलेगा, वो एडम गैडम कर रहा है, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। आपकी भाषा ब्रजभाषा उनको नहीं समझ में आएगी, ठीक है ना। तो हिंदी भले ही हम कहते हैं कि भाई एक कॉमन लैंग्वेज है, हमारी राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन हिंदी भाषी बहुत कम है, राइट।
कुछ लोग इंग्लिश में ही बोलेंगे। तो ऐसे लोगों के साथ रहना, अपने कंफर्ट जोन को त्यागना होगा। आपका कंफर्ट जोन कौन सा है कि आपके लाइक माइंडेड लोग रहें, आप दोस्त हैं, 4 दोस्त एक ही उसमें हो जाए, तो ये तो बड़ी बढ़िया बात होगी। लेकिन ऐसा फौज में नहीं होगा। और फौज में लगेगा भी ना तुम्हारी ज्यादा मित्रता बढ़ रही है तो तुम्हें अलग अलग कर देंगे, क्योंकि वहां पर ये गुण होने चाहिए एडेप्टेबिलिटी के। ये फौज की बड़ी ये नेचुरल बात है कि आपके अंदर ये जो गुण है ना वो होने चाहिए। आई होप आई एम क्लियर। तो ये टेस्ट किस लिए इंसर्ट किया गया है और हमारे रिस्पॉन्सेज में क्वालिटीज कौन कौन सी झलकनी चाहिए। आज मैंने जैसे प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की बात कही, इनिशिएटिव की बात कही, लीडरशिप की बात कही, एडेप्टेबिलिटी की बात कही, राइट, स्टेमिना की बात कही, करेज की बात कही, कॉन्फिडेंस की बात कही, ये सब क्या है, टैक्टफुलनेस की बात कही, ये सब क्या है, ये क्वालिटीज है। और ये क्वालिटीज आपके रिस्पॉन्सेज से झलकनी चाहिए। ठीक है भाई, कोई आपके दिमाग में कैसा भी क्वेश्चन आ रहा हो पूछ सकते हैं भैया, राइट। कल हम इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और हाँ, जीडी का टॉपिक परसों के लिए हम कम्युनिकेट कर देंगे, क्योंकि अभी इसका काफी सेक्शन बचा हुआ है, बहुत सारी क्वालिटीज बची हुई हैं। उसके बाद जब एक बार ये 100-150 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसा रिस्पॉन्स आपका होना चाहिए, और फिर उसके बाद हम सैकड़ों क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है भाई, तो घर पे जाके एनालाइज कीजिएगा कि आपने इनका क्या आंसर बताया और क्या आंसर और इफेक्टिव हो सकते हैं। ठीक है भाई, सी यू टुमारो। अदम्य साहस, शौर्य, बलिदान, पराक्रम, इज्जत, गौरव, सम्मान, इन सभी सपनों को उड़ान दी एनडीसी कोचिंग में। आज ही जुड़ें ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से और रक्षा सेवाओं में बनाएं अपना कैरियर। चुनें राह विजेता बनने की।